हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था सीए फाउंडेशन का लॉ पेपर। ठीक है, पेपर 2 है, सब्जेक्टिव पेपर है और टोटल वेटेज कितनी है सब्जेक्ट की? पिछली क्लास में बताया था 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ है। ठीक है ना, 40 मार्क्स का जो है बीसीआर है, जिसे साधारण भाषा में हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। बिजनेस लॉ में कौन कौन से एक्ट हमें पढ़ने हैं, जल्दी से बताइए मुझे, कौन कौन से एक्ट हम लोगों को पढ़ने हैं? पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाम है उसका, कंपनीज एक्ट, और जल्दी से सोच के बताइए। अगर आपको एक्ट के ही नाम याद नहीं होंगे तो आगे कैसे काम चलेगा? जल्दी से सोच के बताइए। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये टोटल 5 एक्ट हम लोगों को स्टडी करने हैं अपने सीए फाउंडेशन की जर्नी के दौरान। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो मैंने जैसे कहा था आपसे कि एक रजिस्टर जरूर मेंटेन कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। उसमें मैं नोट्स बनवाता रहूँगा आपको, साथ के साथ जो भी लिखवाना होगा मुझे साथ के साथ में लिखवाता रहूँगा उसमें। हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, प्रिंटेड नोट्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन हम अपनी स्टडी के दौरान, बैच की स्टडी के दौरान, क्लासरूम स्टडी के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर वैसे भी है ये, तो लिखते लिखते आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी और एक लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए, कोई सा भी जो एक्ट होता है वो सेक्शंस में डिफाइंड होता है, सेक्शंस में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे सेक्शन 1 कह दें, सेक्शन 2 कह दें, सेक्शन 3 कह दें, सेक्शन 4 कह दें। क्लियर होगी बात ये? और किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए उसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चार्जिंग सेक्शन से मतलब समझते हैं आप कि चार्जिंग सेक्शन किसे कहते हैं, क्या आता है? चार्जिंग सेक्शन किसे कहते हैं? अभी आप बिल्कुल 12th में ही हैं, तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती आपसे कि ज़्यादा आपको पता हो, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। आदत है हमारी कि पहले बच्चे से ही पूछ लेते हैं, जबकि बच्चे तो हमसे ही पूछने के लिए आए हैं। तो चार्जिंग सेक्शन क्या है? जो कि हमें कंडीशंस बताएगा, किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर ये एक्ट हमारे ऊपर लगेगा। देखिए क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में सिमिलर सिचुएशन हमें लगती हैं, लेकिन लॉ में क्या होता है कि सिचुएशन में जरा सा भी, थोड़ा बहुत भी कंडीशन का अगर अंतर हुआ तो हमारे ऊपर जो लगने वाला लॉ है, एप्लीकेबल लॉ है, वो चेंज हो जाता है। अभी आपको ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, खैर मैं भी मानता हूं इस बात को। आप इस तरह समझिए, पार्टनरशिप आप साधारण भाषा में क्या समझते हैं? पार्टनरशिप साधारण भाषा में क्या समझते हैं आप? जब 2 या 2 से अधिक लोग, चलिए अभी मैं आपकी भाषा में बात करता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें हम, लेमैन में बात करें हम, तो
टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन होने चाहिए, ठीक है ना। आगे टू और मोर पर्सन होने चाहिए। आगे आप कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, ये आप बता रहे हैं अभी, है ना, मुझे तो अभी बताना बाकी है। पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड कैसी होनी चाहिए, ओरल और रिटन या कोई सी भी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आप कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना, ये मर्जी होती है पार्टनर की। वेरी गुड। और बताइए आगे क्या होना चाहिए। वो तो आप जैसे अकाउंट्स में आप सीख के आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, वो अलग चीज हो गई। और बताइए क्या चीज होनी चाहिए। इन्हें क्या करना चाहिए जी, लीगल बिजनेस करना चाहिए। क्या नाम है आपका। सुप्रज्ञा। धीरे धीरे करके नाम याद हो जाएंगे मुझे। लीगल बिजनेस करना चाहिए और क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। ये क्या होती है, ओके। तो अंडरस्टैंडिंग तो मेरे ख्याल से पार्टनर डीड से ही हो जाती है, अगर आप डीड बना रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया आपके कहने से। म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, और बताइए क्या होना चाहिए। अच्छा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स पार्टनर डीड ही कर देता है कवर। चलिए अब आपका मतलब समाप्त हो गया, इससे ज़्यादा मतलब आपको नहीं पता है ना, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो जो माइंड में आपके गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन होनी चाहिए, ये गलत बैठा हुआ है। पार्टनरशिप डीड रिटन ही होती है, अगर कोई चीज ओरल होती है तो उसे डीड ही नहीं बोला जा सकता। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल या रिटन हो सकता है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब रिटन होता है तो उसे डीड बोल देते हैं। ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो आपको नॉर्मल स्टूडेंट और एक जो बच्चा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करता है उसमें अंतर पैदा हो जाता है। जैसा आपने बताया कि पार्टनरशिप ओरल रिटन हो सकती है, जनरली कोई भी बता देगा आपको, टीचर भी यही बता देंगे, आप भी समझ के आ जाएंगे। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि डीड कहेंगे ही उसे जब रिटन होती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर वर्ड होता तो वो ओरल या रिटन हो सकता था, और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में हो जाए तो फिर उसका टेक्निकल नाम आ जाता है पार्टनरशिप डीड। टू और मोर पर्सन होने चाहिए जी। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, दो कंपनियां मिल जाती हैं, दो व्यक्ति नहीं मिल सकते उसमें ज्वाइंट वेंचर में। सर्टेन पर्पस के लिए होता है वो, और जब वो पर्पस खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया, सही हमने बताया कि ज्वाइंट वेंचर एक सर्टेन पर्पस के लिए होता है, तो ज्वाइंट वेंचर कहेंगे उसे। क्या सर्टेन पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती, तो फिर डिफरेंस कहाँ हुआ। मतलब आप कह रहे हो कि सुप्रक्रिया कह रही है कि जो कंपनियां अगर आपस में मिलेंगी तो वो ज्वाइंट वेंचर होगा, दो इंडिविजुअल के बीच में ज्वाइंट वेंचर नहीं हो सकता क्या, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ये भी आपको गलत पता है, दो इंडिविजुअल के बीच में भी ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। अकाउंट्स में आपने ज्वाइंट वेंचर अगर चैप्टर रहा हो आपके 12th में तो आपने काफ़ी क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें, अगर नहीं रहा तो चलो बात अलग है कि ज्वाइंट वेंचर चैप्टर ही नहीं था।
तो अगर ये पता है कि कंपनियों के बीच में ही ज्वाइंट वेंचर होता है तो गलत पता है, लोगों के बीच में भी हो सकता है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मुद्दा तो ये है, मुद्दा ये है कि दो एक जैसी परिस्थितियां हमें लगती हैं कई बार, जैसे ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप जो है हमें लग रही है परिस्थिति एक जैसी, ठीक है, लेकिन कब हमारे ऊपर ज्वाइंट वेंचर के रूल्स एप्लीकेबल होंगे और कब हमारे बीच में पार्टनरशिप के रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ये चीज जो बताती है वो बताएगा किसी भी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन। यानी कि अगर चार्जिंग सेक्शन की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 4 है चार्जिंग सेक्शन, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो भी 2 या 2 से अधिक लोग हमने काम करने के लिए जुड़े हैं, हमारे ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। कल को कोई झगड़ा हो जाता है हमारे तुम्हारे बीच में, तो हम कौन सी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, हमारे ऊपर कौन से नियम एप्लीकेबल होंगे, एक पार्टनर के क्या राइट्स हैं, दूसरे पार्टनर की क्या ड्यूटी है, ये कैसे पता लगेगा। पहले हमें ये तो पता लग जाए कि हमारे ऊपर कानून लगता कौन सा है। स्थितियां तो एक जैसी हैं, परिस्थितियां तो एक जैसी हैं, लगता है हमें, लेकिन अगर बारीकी में जाया जाए, उसकी गहराई में जाया जाए किसी भी एक्ट की, तो समझ में आता है ये वाली बात कि कंडीशंस का ही गेम है। बस पहले तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा हमारे ऊपर एप्लीकेबल कौन है, तभी तो हम आगे के नियम की बात करेंगे। अगर हमारे ऊपर ये पता ही नहीं लगता कि हमारे ऊपर एक्ट एप्लीकेबल कौन सा है, तो हम आगे के नियम की बात क्या करेंगे। हमारे ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है और हम अपने राइट्स और ड्यूटी ज्वाइंट वेंचर में ढूंढ रहे हैं, या हमारे ऊपर ज्वाइंट वेंचर का कानून एप्लीकेबल है, हम अपने राइट्स एंड ड्यूटी कहां ढूंढ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट में ढूंढ रहे हैं। अब जैसे डीजल की गाड़ियां हैं, वो दिल्ली में 10 साल के लिए ये अलाउड है। कुछ चीजों में दिल्ली के रूल अलग हैं और मेरठ और बाकी के रूल अलग हैं। अब सब गाड़ियां तो सबके पास हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हमारे ऊपर दिल्ली वाला कानून लगेगा, चंडीगढ़ का कानून लगेगा, मेरठ का कानून लगेगा, राजस्थान का कानून लगेगा, तभी तो हमें अपने राइट्स और ड्यूटी का पता लगेगा। या बिना एप्लीकेबिलिटी के राइट्स और ड्यूटी का पता लग सकता है। सेम गाड़ी अगर चंडीगढ़ में जाएगी तो हो सकता है ड्राइवर के या मालिक के कुछ नियम और अधिकार में परिवर्तन आ जाए। सेम गाड़ी अगर मेरठ में चल रही है तो मालिक के और ड्राइवर के अधिकारों में कुछ परिवर्तन आना संभव है, नहीं है। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि हमारे ऊपर एक्ट कौन सा लग रहा है, और एक्ट का पता लगता है किसी भी एक्ट के चार्जिंग सेक्शन। जैसे इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्लियर है। चार्जिंग सेक्शन हमें कुछ कंडीशन बताएगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो 2 या 2 से अधिक लोगों का ग्रुप बना हुआ है उनके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है, और कल को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम पार्टनरशिप के नियम कानूनों को देख के हम डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें एक है 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक लोग कैसे होने चाहिए, जिनमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी हो, जिसमें क्या हो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी हो। क्या हो उसमें, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। हाँ, यानी कि इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक, कॉन्ट्रैक्ट करने के क्या होना चाहिए, वो लायक होना चाहिए, नालायक नहीं होना चाहिए। मतलब सुपरग्रिया ने मतलब पूछा है, मतलब भी जरूर बताएंगे उसे। मतलब ये कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। सर ये कैसे पता लगेगा,
ये पता लगेगा हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वो बताता है माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो अनसाउंड माइंड के लोग हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे माइनर है, पर्सन ऑफ अनसाउंड है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं होते, आर नॉट कैपेबल। और लोग भी हैं, मैं तो फिलहाल एग्जाम्पल दिया, डिटेल में आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा। तो माइनर है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये लोग करने के लायक, तो इनके साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि कंडीशन है 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, और ऐसे लोग होने चाहिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी हो जिनमें, ठीक है। जैसे मिनिमम तो 2 हो गए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मोर पर्सन बट नॉट एक्सीडिंग 50। ये जो बट नॉट एक्सीडिंग 50 है, कहां लिखा हुआ है? नहीं, ये भी पता होना चाहिए आपको, ये है कंपनी एक्ट में। ओहो, कल ही पढ़ा तो राजी भूल गई तुम। 12th के पेपर देने जा रही हो, यही नहीं पता? देखो अब तुम्हारा 12th में भी फायदा हो जाएगा इसका, भूलोगी नहीं, कल ही पढ़ा था तुमने। तो बट नॉट एक्सीडिंग 50। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, देखिए हम पढ़ पार्टनरशिप एक्ट के साथ रहे हैं, लेकिन हम उसको ओरिजिन भी पता होना चाहिए कि ओरिजिनली कहां पर वो चीज लिखी हुई है। ये जरूरी है स्टडी के दौरान। तो मोर पर्सन कितने होने चाहिए? 50। तो 2 और मोर पर्सन हो गए, और ऐसे लोग होने चाहिए जो कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी वाले हैं। और क्या होना चाहिए? उनके बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ऑफ प्रॉफिट। वेरी गुड, आपने कहा एंड लॉस, ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा। तो आपके कहने के बाद मैं लिख तो दिया, लेकिन काट भी दिया, जिससे जिंदगी भर ना ही भूलो आप। बताऊंगा, हर क्यों का जवाब दूंगा मैं। अभी तक जितना भी आप गलत पढ़ते हुए आए हैं और समझते हुए आए हैं, उन सबका समाधान हूं मैं, विद लॉजिक। उन सबका समाधान हूं विद लॉजिक। बहुत गलत पढ़ते हुए आए हैं हम लोग, और वो चीज हमें समझ में आ जाती है। मैंने बोला आपसे, चार्जिंग सेक्शन में वो कंडीशन लिखी हुई होती है जो मिनिमम है, जिनका सेटिस्फाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई हमारी, तो हम पार्टनरशिप नहीं माने जाएंगे। लॉ मेकर्स ने कभी भी ये वर्ड नहीं लिखे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उन्होंने कहा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, लॉस जरूरी नहीं है। वो एक अलग बात है कि जब आप आपस में मिलते हैं जुलते हैं, तो हर पार्टनर लॉस भी शेयर करता है। क्योंकि अगर ये लिख देते शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो क्या आपने एग्जाम्पल में ऐसे पार्टनर नहीं देखे हैं जो खाली प्रॉफिट शेयर करते हैं? क्यों देखे हैं? क्योंकि कानूनन अलाउड है ये चीज। आप कह रहे हैं सर लॉस भी लिखो इसमें, मैं तो नहीं लिखता लॉस, क्योंकि कानून बनाने वालों ने कहा है कि प्रॉफिट जरूरी है, लॉस आपकी इच्छा है। अगर वो लिख देते शेयरिंग एंड प्रॉफिट ऑफ लॉस, तो इससे क्या होता कि यानी कि ऐसा पार्टनर संभव ही नहीं है इंडिया में जो बिना लॉस के हो जाए, क्योंकि दोनों कंडीशन जरूरी हो जाती फिर तो। लेकिन लॉ मेकर्स ने क्या लिखा है? बस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है लॉस करवाना चाहो करवा लो, लेकिन हमारी तरफ से जरूरी नहीं है। तो दैट्स वाई ऐसे पार्टनर मिलते हैं आपको जो खाली प्रॉफिट में शेयरिंग करते हैं। क्लियर है? शेयरिंग प्रॉफिट। इसके अलावा जी बिजनेस होना चाहिए, यानी कि बिना बिजनेस के कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। बिजनेस क्या होता है? रेगुलर किस्म का होता है, कंटिजेंट एक्टिविटी, एक ओकेजनल एक्टिविटी को बिजनेस का नाम नहीं दिया जा सकता। मैं और संयम कहीं जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अचानक हमें
कोई व्यक्ति मिला, अब 50,000 रुपए की कोई चीज है, वो 20,000 में बेच रहा है, हमें जरूरत है उसे पैसे की, ऐसे भी लोग मिल जाते नहीं मिल जाते। संयम और मैंने आंखें में आंख डाली, सहमति जताई, खरीद लेते हैं, किसी को बेच देंगे, प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे। संयम भी राजी, मैं भी राजी, 50,000 की थी 20,000 रुपये में खरीद ली। कुछ समय बाद सुप्रज्ञा को बेच दी वो 30,000 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 का। संयम ने भी 5,000 रख लिया, मैंने भी 5,000 रुपये रख लिया। क्या ये कह दिया जाए कि पार्टनर थे हम उस एक्टिविटी में? क्यों नहीं कह सकते? यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जब तक बिजनेस नहीं होगा, वो ओकेजनल एक्टिविटी है, अचानक हो गई, जबकि आम भाषा में हम क्या कह देते हैं, यार चलो इस चीज के लिए हम पार्टनर हैं। बिजनेस होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस आपकी कई सारी एक्टिविटी होनी चाहिए, ओकेजनल नहीं होनी चाहिए। एक अवसर मिल गया आपको अचानक, हम हो सकता है ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं कि संयम ने कुछ पैसा लगाया, मैंने कुछ पैसा लगाया, एक बिल्डिंग बनाते हैं, अब बिल्डिंग को बेच कर जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा बांट लेंगे, एक ही एक्टिविटी करी, हम तब भी पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन वो अचानक अवसर तो नहीं मिला ना, ओकेजनल एक्टिविटी तो नहीं है ना वो, उसे तो बिजनेस ही कहो। बिजनेस होती है सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत जब कोई हम वर्क करते हैं उसे बिजनेस कहते हैं। ये थोड़ी अचानक अवसर मिला, मौका मिला और मौके का फायदा उठा के हमने कर लिया, उसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता कानूनन। आप वैसे कितना भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कानूनन नहीं कहा जा सकता। इट क्लियर? तो 2 और मोर पर्सन होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अब और डिटेलिंग में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट बैच भी आ गया है। थोड़ा सा आज की क्लास हमारी लेट भी स्टार्ट हुई थी, उससे पहले मैं कुछ समझाने लगा था आपको। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर इसकी फुल डेफिनेशन लिखेंगे हम सेक्शन 4 में। जब पेपर में लिखना होगा तो ये थोड़ी पॉइंट थोड़ी लिखने हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता के चल रहा हूँ, जब हम पूरा लिखेंगे तो जिससे आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।